हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 3 परमाणु एवं अणु के अभ्यास प्रश्न उत्तर की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने चैप्टर की व्याख्या को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपने चैप्टर की व्याख्या वाली क्लास नहीं देखी है तो उसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप अध्याय की संपूर्ण व्याख्या को पहले आराम से देख लें, उसके बाद अभ्यास प्रश्नों की क्लास को देखें ताकि प्रश्न उत्तर को समझने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम पहले पार्ट के भीतर दिए गए प्रश्नों और उसके बाद हम अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपके पार्ट के भीतर दिए गए प्रश्नों की, जो कि अध्याय के भीतर अलग अलग पेज पर दिए गए हैं। सबसे पहले हम उन भीतर के दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अध्याय 3 के प्रश्न संख्या 30 पर, ये जो प्रश्न संख्या 30 है ये आपके नवीनतम पाठ्यक्रम 2023-24 के अनुसार है। यदि आप पुरानी किताब के अंदर देखोगे तो हो सकता है कि पेज संख्या अलग हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो मैंने पेज संख्या लिखी है वो नवीनतम पाठ्यक्रम एनसीईआरटी के नवीनतम पाठ्यक्रम 2023-24 के अनुसार है। तो पेज संख्या 30 पर पहला प्रश्न दिया गया है कि एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का मतलब है Na2CO3, Na2CO3 और 6 ग्राम एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का मतलब है CH3COOH, ठीक है, ये क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, यानी सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक अम्ल के बीच में अभिक्रिया हो रही है। तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस और 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट, ठीक है, एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया के द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है, यानी कि हमारे सामने जो ये अभिक्रिया दी गई है क्या ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है अथवा नहीं करती है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अभिक्रिया हो रही है सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक अम्ल के बीच में, और बन क्या रहा है उत्पाद, सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जल बन रहा है। तो हमें ये चेक करके बताना है कि क्या अभिकारकों का जितना द्रव्यमान था उतना का उतना द्रव्यमान उत्पाद का है या नहीं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं अभिकारकों का द्रव्यमान, कि अभिकारकों का द्रव्यमान कितना है। तो अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान प्लस एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके अभिकारक है। तो अभिकारकों का सबसे पहले हम द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, तो ये दोनों अभिकारक थे। तो बच्चों सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 5.3 ग्राम, एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान कितना है, 6 ग्राम। दोनों को जोड़ेंगे तो अभिकारकों का जो द्रव्यमान है, कुल द्रव्यमान 11.3 ग्राम, कितना आएगा, 11.3 ग्राम। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। फिर हम ज्ञात करते हैं उत्पादों का द्रव्यमान। उत्पाद कौन कौन से थे, सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, इन तीनों का द्रव्यमान हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो बच्चों सोडियम एसीटेट का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 8.2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम, जल कितना दे रखा है, 0.9 ग्राम, और इन तीनों की जोड़ करते हैं तो बराबर में कितना आता है, 11.3 ग्राम। अब देखो समीकरण 1 और 2 से हमें यह पता चल रहा है कि अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान आपस में क्या है, बराबर है 11.3 ग्राम। अभिक्रिया से पहले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान 11.3 ग्राम था और अभिक्रिया के बाद उत्पादों का जो कुल द्रव्यमान है वो भी 11.3 ग्राम है। तो हम कह सकते हैं कि अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान, यानी कि ये जो परीक्षण जो अभिक्रिया दी गई है यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान क्या होता है, संरक्षित होता है, नियत होता है। यानी अभिक्रिया से पहले जितना द्रव्यमान था उतना का उतना द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद भी रहेगा। द्रव्यमान को न तो सर्जित किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। अतः ये जो अभिक्रिया है ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 पर। प्रश्न संख्या 2 ये आपके सामने बच्चों दे रखा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार
1:8 के अनुपात में संयोग करके क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। ठीक है, 1:8 में। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितनी ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, यह आपको बताना है। देखो, जब हाइड्रोजन 1 ग्राम है, जब हाइड्रोजन 1 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितने ग्राम है बच्चों, 8 ग्राम। ठीक है, जब हाइड्रोजन 1 ग्राम है तो आपकी ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन आपकी 8 ग्राम है। अब बोल रहा है कि हाइड्रोजन को कितना कर दे, 3 ग्राम, तो ऑक्सीजन कितनी होगी। तो अगर हाइड्रोजन को हम 3 गुना कर दे, कितना कर दे, 3 गुना, तो ऑक्सीजन भी कितनी हो जाएगी, इसकी 3 गुना, यानी कितनी हो जाएगी, 24 ग्राम। कितनी हो जाएगी, 24 ग्राम। तो देखें, वही बात यहां पर लिखी हुई है कि बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है आपका, 1:8। यानी अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो उसके साथ ऑक्सीजन कितनी होगी, 8 ग्राम। तो यहां पर अब हाइड्रोजन हम कितनी ले रहे हैं, 3 ग्राम, यानी इसका 3 गुना कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगी, 3 गुना। तो 8 का 3 से गुणा करेंगे तो कितनी होगी, 24 ग्राम। यानी 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितनी ऑक्सीजन संयोग करेगी, 24 ग्राम। तब जाके क्या बनेगा, तब जाके आपका क्या बनेगा, जल बनेगा। क्या बनेगा, तब आपका जाके जल का अणु बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इसका सही जवाब होगा आपका 24 ग्राम ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 30 पर तीसरा प्रश्न। यह बच्चों दे रखा है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है। यानी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित या कौन सी विशेषता द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार है, यह आपको बताना है। तो बच्चों डाल्टन के सिद्धांत का जो दूसरा अभिग्रहित है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या है, परिणाम है। और दूसरा जो आपका अभिग्रहित है वो है क्या, तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का जो दूसरा बिंदु है वो ये कहता है कि परमाणु कैसा है, अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। क्या है, अविभाज्य, कभी भी विभाजित होने वाला नहीं कण। ठीक है, परमाणु क्या है, कभी भी विभाजित होने वाला, कभी भी विभाजित नहीं होने वाला सूक्ष्म कण है, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो क्या होता है, सर्जित होता है, और न ही उसका क्या होता है, विनाश होता है। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जिनका किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का जो ये बिंदु है ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी यही कहता है कि द्रव्यमान सदैव और सदैव संरक्षित रहता है, उसका न तो सर्जन किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं पेज संख्या 30 पर ही प्रश्न संख्या 4। कौन सा, प्रश्न संख्या 4। यह आपके सामने दे रखा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित या कौन सी विशेषता या धारणा या सिद्धांत निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। तो बच्चों डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का जो अभिग्रहित 6 है, कौन सा अभिग्रहित बिंदु संख्या 6, वो निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। हमने चैप्टर की व्याख्या के दौरान डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार चैप्टर की व्याख्या वाली क्लास जरूर देखें। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का जो छठा बिंदु है वो कहता है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की जो सापेक्ष संख्या है और जो उसके प्रकार हैं वो क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। यानी कि जब भी परमाणुओं की एक निश्चित संख्या और वो एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तभी जाके क्या होता है, यौगिक का निर्माण होता है। यानी किसी यौगिक में मौजूद तत्व या उसके परमाणुओं की संख्या और उसका जो प्रकार है वो सदैव और सदैव क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने उदाहरण के लिए यौगिक लिया जल H2O, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो संख्या का अनुपात है वो सदैव 2:1 है, और ये सदैव और सदैव निश्चित है। चाहे जल के एक अणु की बात हो रही हो या चाहे 1,00,000 अणु की बात हो रही हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की जो संख्या है वो सदैव और सदैव क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 पर। प्रश्न संख्या 34 पर
आपके पहला प्रश्न दिया गया है, परमाणु द्रव्यमान इकाई एएमयू को परिभाषित कीजिए। एटॉमिक मास यूनिट, इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होता है, इसको हमें समझाना है। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि एक एएमयू का जो मान है वो किसके बराबर है? 1/12 कार्बन C12 कार्बन 12 समस्थानिक का द्रव्यमान। ठीक है, यानी कि C12 समस्थानिक का जो द्रव्यमान है उसके 1/12वें हिस्से के बराबर जो मान है या जो द्रव्यमान है वो 1 MU के बराबर होता है। ठीक है, मैंने चित्र के जरिए भी बच्चों यहां पर समझा रखा है कि 1 MU का मान 1/12 भाग है कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर। यानी कि 1 AMU का जो मान है वो 1.66 गुना 10⁻⁻27 kg के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता है? यानी एक परमाणु को हम खुली आंखों से क्यों नहीं देख पाते, इसके पीछे बच्चों वजह क्या है, वो हमें वजह बतानी है। तो बच्चों, एक परमाणु को खुली आंखों के द्वारा देखना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो साइज यानी जो आकार है वो क्या है? अत्यंत ही छोटा है, यानी हमारी कल्पना से भी छोटा है। और परमाणु की जो त्रिज्या है उसे नैनोमीटर के अंदर मापा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाएगा कि परमाणु को मापने का आधार क्या है या परमाणु की त्रिज्या को किसमें मापा जाता है? तो नैनोमीटर के अंदर मापा जाता है। और 1 नैनोमीटर का जो मान है बच्चों वो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। और ये आकार बहुत ही छोटा है, हमारी कल्पना में से भी छोटा है। इस वजह से परमाणु को खुली आंखों से देखना लगभग संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 पर प्रश्न संख्या आपका 1, प्रश्न संख्या 38 पर आपका प्रश्न संख्या 1, निम्न के सूत्र लिखिए। सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनके हमें क्या करने हैं बच्चों? इनके हमें सूत्र लिख के बताने हैं। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले बात करते हैं सोडियम ऑक्साइड की। तो किसी भी रासायनिक यौगिक का सूत्र लिखने के लिए हमने क्षरण चैप्टर की व्याख्या के दौरान बहुत अच्छे से समझे थे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? उस तत्व के प्रतीक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उस तत्व के प्रतीक। तो बच्चों, सोडियम का प्रतीक क्या है? Na। ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है? O। फिर हम दोनों की क्या लिखते हैं? संयोजकता या उन पर उपस्थित आवेश लिखते हैं। ठीक है, तो सोडियम की संयोजकता कितनी है? +1। ऑक्सीजन की कितनी है? -2। अब इनका हम क्या करेंगे? आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का गुणा किससे होगा? Na सोडियम से होगा और 1 का गुणा किससे होगा? ऑक्सीजन से। यानी सोडियम परमाणु की संख्या कितनी होगी? 2 होगी और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 1 होगी। तो सूत्र क्या बनेगा? Na2O, यानी कि सोडियम परमाणु की संख्या 2 और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 1। तो आपका सूत्र बन गया सोडियम ऑक्साइड का Na2O। ठीक है बच्चों, अगला है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या है? Al। क्लोराइड यानी क्लोरीन का प्रतीक क्या है? Cl। एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है? +3। क्लोरीन की कितनी है? -1। आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एल्यूमिनियम का गुणा किससे होगा? 1 से। क्लोरीन का गुणा किससे होगा? 3 से। तो एल्यूमिनियम का कितना परमाणु होगा? 1। क्लोरीन के कितने होंगे? 3। तो सूत्र क्या बनेगा? AlCl3। ठीक है बच्चों, एल्यूमिनियम क्लोराइड का। अगला है आपका सोडियम सल्फाइड। क्या है? सोडियम सल्फाइड। तो बच्चों, सोडियम सल्फाइड, सोडियम का प्रतीक क्या है बच्चों? Na। सल्फाइड का प्रतीक क्या है? सल्फर का प्रतीक है S। अब सोडियम पर आवेश कितना होता है? +1, सल्फर पर -2। आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सोडियम की परमाणु की संख्या कितनी होगी? 2 होगी और सल्फर परमाणु की संख्या 1 होगी। सूत्र क्या बनेगा? Na2S। क्या बनेगा बच्चों? Na2S। आगे बढ़ते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है? Mg। हाइड्रोक्साइड का क्या है? OH। मैग्नीशियम पे आवेश कितना है बच्चों? +2, OH पे -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मैग्नीशियम परमाणु की संख्या 1 होगी और हाइड्रोक्साइड आयन की जो संख्या है वो कितनी होगी? 2 होगी।
तो सूत्र क्या बनेगा, MgOH2। क्या बनेगा, MgOH2। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न आपके प्रश्न संख्या 38 पर ही दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के आपको नाम बताने हैं। ठीक है बच्चों, देखो Al किसका प्रतीक है, एल्यूमिनियम का। SO4 किसका है, आपका सल्फेट का। तो पहला सूत्र क्या है बच्चों, एल्यूमिनियम सल्फेट। दूसरा Ca किसका प्रतीक है, कैल्शियम का। Cl2 किसका है, क्लोराइड का, तो कैल्शियम क्लोराइड। K किसका प्रतीक है, पोटेशियम का। SO4 किसका प्रतीक है, सल्फेट का, तो पोटेशियम सल्फेट। फिर K किसका प्रतीक है, पोटेशियम का। NO3 नाइट्रेट का, तो पोटेशियम नाइट्रेट। फिर Ca किसका प्रतीक है, कैल्शियम का। CO3 किसका है, कार्बोनेट का, तो बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट। तो पहला सूत्र है आपका एल्यूमिनियम सल्फेट का, दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड का, तीसरा है पोटेशियम सल्फेट का, चौथा है पोटेशियम नाइट्रेट का, और पांचवा है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3, रासायनिक सूत्र से क्या तात्पर्य है। यहां पर को नहीं है, से है। रासायनिक सूत्र से क्या तात्पर्य है, तो बच्चों रासायनिक सूत्र का मतलब क्या है, किसी यौगिक का जो रासायनिक सूत्र है वो उसके संगठक, यानी उस यौगिक के जो संगठक है, जो घटक है, उन घटकों का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। किसी यौगिक के रासायनिक सूत्र का मतलब उसके जो संगठक तत्व हैं उनका प्रतीकात्मक निरूपण है। जैसे मैंने कहा जल, तो जल क्या है, ये आपके जल एक यौगिक का सूत्र है। इसका सूत्र है जल, H2O यौगिक का सूत्र है। अब ये सूत्र क्या बता रहा है, ये सूत्र बता रहा है कि जो जल यौगिक है वो किससे मिलकर बना है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो ये जल का जो सूत्र है वो क्या बता रहा है कि जल के अंदर जो घटक तत्व है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनको हमने प्रतीक के रूप में लिख दिया, तो वो क्या बन गया, वो जल का आपका रासायनिक सूत्र बन गया। तो किसी भी यौगिक का जो रासायनिक सूत्र है वो उसके घटक तत्वों का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, CO2 है। ये क्या बता रहा है कि इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन गैस शामिल है। और रासायनिक सूत्र को ही हम क्या कहते हैं, अणु सूत्र भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4, आपका प्रश्न संख्या 4, निम्न में कितने परमाणु विद्यमान है, यानी आपको परमाणुकता बतानी है कि इसमें कितने परमाणु मौजूद है। तो बच्चों पहला है H2S और दूसरा है आपका PO3-4 आयन। तो देखो पहले के अंदर क्या है, H2S, तो इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और सल्फर का कितना है, 1 है। तो कुल कितने हो गए बच्चों, कुल हो गए आपके 3। भाई देखो हाइड्रोजन के 2 और 1 सल्फर का, कुल कितने हो गए, 3 परमाणु। दूसरा है PO4 3-, तो इसमें फास्फोरस का कितना है बच्चों, 1 परमाणु। ऑक्सीजन के कितने, 4 है, तो ऑक्सीजन के 4, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, कुल परमाणु की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। तो इसमें कुल परमाणु की संख्या कितनी है, 5 है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 39 पर पहला प्रश्न है, निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। आपको आणविक द्रव्यमान की गणना करनी है। पहला है H2, ठीक है, हाइड्रोजन। तो बच्चों देखें, हाइड्रोजन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, 1 इकाई, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो यहां पर H2 है, H2 का मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 परमाणु इकाई। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 16 इकाई। तो यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 2, तो 2 × 16 यानी कि 32 इकाई। फिर इसी तरह Cl2, क्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 35.5 इकाई। तो 2 परमाणु का कितना होगा, 2 × 35.5 कितना हो जाएगा, 71 इकाई। ठीक, इसी तरह CO2, तो कार्बन का कितना परमाणु है, 1, तो 1 × 12। ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 2, तो 2 × 16, तो 12 + 16, 32, दोनों को जोड़ेंगे तो 44 इकाई किसका हो गया, CO2 का। फिर CH4, कार्बन का कितना परमाणु है, 1, तो 1 × 12। हाइड्रोजन का कितने हैं, 4, तो 4 × 1, 12 + 4 कितना हो गया बच्चों, 16 इकाई। अगला है C2H6, कार्बन के कितने परमाणु है, 2, हाइड्रोजन के 6, तो कार्बन के एक परमाणु का 12, तो 2 × 12। हाइड्रोजन के 6 हैं तो 6 × 1,
24 प्लस 6 यानी कि 30 इकाई। फिर C2H4 कार्बन के कितने हैं 2, तो 2 गुणा 12 प्लस हाइड्रोजन के कितने हैं 4, 4 गुणा 1 24 प्लस 4 कितना हो गया 28 इकाई। NH3 सोडियम के एक परमाणु, सॉरी नाइट्रोजन के एक परमाणु का कितना है 14, तो 1 गुणा 14। हाइड्रोजन के कितने हैं 3, 3 गुणा 1 14 प्लस 3 यानी कि 17 इकाई। CH3OH कार्बन का परमाणु कितना है 1, 1 गुणा 12। हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के टोटल 3 और 1 4 हैं, ठीक है, कितने हैं 3 और 1 4। तो पहले 3 का क्या है, तो 3 गुणा 1। फिर ऑक्सीजन 1 है, 1 गुणा 16। फिर वापस हाइड्रोजन 1 है, 1 गुणा 1। सबको जोड़ देंगे 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 32 इकाई। ठीक है बच्चों, यानी जितने परमाणु मौजूद है उनके द्रव्यमान का गुणा करके फिर कुल योग करना है। ठीक है बच्चों, यहां पर दे रखा है हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 इकाई, नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 14 इकाई, क्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान 35.5 इकाई, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 इकाई और ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 इकाई। तो इन यौगिकों के अंदर जितने परमाणु दिए गए हैं उसके अनुसार उनका गुणा करके कुल द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। क्या करना है, सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन, यानी जिस तरह हमने आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया वैसा का वैसा हमें इन आयनों का द्रव्यमान, ये ऐसे यौगिक है जिनमें आयन मौजूद है, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो यहां पर दिया हुआ है कि आपके जो जिंक है, जिंक का परमाणु द्रव्यमान कितना है 65 इकाई, सोडियम का कितना है 23 इकाई, पोटेशियम का 39 इकाई, कार्बन का 12 इकाई और ऑक्सीजन का 16 इकाई, ये दिया हुआ है। सबसे पहले हमें निकालना है जिंक ऑक्साइड का। तो जिंक ऑक्साइड में जिंक का परमाणु द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, तो जिंक का कितना है, जिंक का 65 है, ऑक्सीजन का 16 है, दोनों को जोड़ दिया तो कुल कितना आ गया, कुल आ गया 81 इकाई, यानी कि ZNO का जो कुल सूत्र इकाई द्रव्यमान है वो है आपका 81 इकाई। कितना है 81 इकाई। अगला है Na2O, दूसरा किसका है Na2O। तो इसमें सोडियम के कितने हैं 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, तो 2 गुणा 23 प्लस 1 गुणा 16, क्योंकि सोडियम के 2 हैं तो 2 गुणा 23 प्लस में ऑक्सीजन का 1 है तो 1 गुणा 16, 46 प्लस 16 दोनों को जोड़ा तो आपका 62 सूत्र इकाई द्रव्यमान। अगला K2CO3, पोटेशियम के कितने परमाणु है, पोटेशियम के 2 परमाणु, कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 3 परमाणु। तो पोटेशियम के 2 परमाणु है तो 2 गुणा 39, कार्बन का 1 है 1 गुणा 12, ऑक्सीजन के 3 है 3 गुणा 16, सबको जोड़ दिया 78 प्लस 12 प्लस 48, कुल द्रव्यमान कितना आ गया 138 इकाई। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं अभ्यास प्रश्न की। यहां पर हमने जो भी प्रश्न अभी तक बात किए वो पाठ के भीतर दिए गए थे, अब पाठ के पीछे जो अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि 0.24 ग्राम ऑक्सीजन और बोरॉन युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण के द्वारा यह पाया गया कि उसमें 0.096 आपकी ग्राम बोरॉन है और 0.144 ग्राम क्या है ऑक्सीजन। तो उस यौगिक के प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप में परिकलन कीजिए। हमें क्या करना है कि उस यौगिक में जो घटक तत्व मौजूद हैं उनका हमें प्रतिशत के रूप में क्या करना है, भारात्मक रूप में उसके मान की गणना करनी है कि उसका कितना द्रव्यमान मौजूद था। ठीक है बच्चों, तो देखें सबसे पहले यौगिक के नमूने का कुल भार कितना दिया हुआ है बच्चों 0.24 ग्राम। इसमें कौन कौन से तत्व शामिल है, ऑक्सीजन और बोरॉन। अब इसमें से बोरॉन कितनी है 0.096 ग्राम, इसमें से ऑक्सीजन कितनी है 0.144 ग्राम। ठीक है, अब हमें सबसे पहले बोरॉन का भारात्मक प्रतिशत निकालना है कि इसमें बोरॉन कितने प्रतिशत मौजूद है। तो कैसे निकालेंगे, बोरॉन का भार बटे में यौगिक का कुल भार और प्रतिशत के लिए 100 से क्या करेंगे बच्चों गुणा करेंगे। तो बच्चों बोरॉन का भार कितना है 0.096 बटे में कुल भार यौगिक का 0.24 गुणा के लिए 100,
तो जब बच्चों इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 40%, यानी बोरॉन का इस मिश्रण या यौगिक में कितना प्रतिशत है, 40%। फिर ऑक्सीजन का भारात्मक प्रतिशत, तो ऑक्सीजन का कुल भार कितना है, 0.144 ग्राम, बटे में यौगिक का कुल भार 0.24 ग्राम, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो बच्चों जब इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा, 60%, यानी इस नमूने के अंदर आपका ऑक्सीजन और जो आपका बोरॉन था, तो ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, 60%, और बोरॉन कितना है, बोरॉन आपका है 40%। ठीक है बच्चों, यही हमें ज्ञात करना था। तो आपको याद रखना है, जब भी हमें किसी तत्व का भारात्मक प्रतिशत निकालना है तो उसका सूत्र है उस तत्व का भार बटे में यौगिक का कुल भार, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने बच्चों दे रखा है, 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। ठीक है, जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा? आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित है? ये क्या बोल रहा है कि 3 ग्राम जो कार्बन है वो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जल के कितनी 11 ग्राम आपकी CO2 बनाता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि जब 3 ग्राम कार्बन को हम 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिला दें तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, यह बताना है। ठीक है बच्चों, तो उत्तर देखें तो 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर भी उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, प्राप्त होगी, यानी कितने ग्राम, 11 ग्राम आपकी CO2 ही प्राप्त होगी, अर्थात 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात यानी 3:8 में क्या करते हैं, सदैव और सदैव संयोग करते हैं। अतः 8 ग्राम ऑक्सीजन ही 3 ग्राम कार्बन से क्या करेगी, संयोग करेगी, और जो 42 ग्राम ऑक्सीजन पीछे हैं वो क्या हो जाएगी, वो शेष बच जाएगी, वो 3 ग्राम कार्बन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी। अतः हमारा जो उत्तर है वो स्थिर अनुपात के नियम पर क्या है, आधारित है। रासायनिक संयोजन का जो स्थिर अनुपात का नियम है उस पर हमारी ये जो अभिक्रिया है वो आधारित है, क्योंकि 3 ग्राम कार्बन के साथ ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो सदैव और सदैव कितना होगा, 8 ग्राम। तो अब हम 3 ग्राम कार्बन के साथ भले कितनी भी ऑक्सीजन ले ले तो वो केवल 3:8 के रेशियो में क्या करेगी, अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और बाकी की जो ऑक्सीजन है वो पीछे शेष बच जाएगी, वो उस 3 ग्राम कार्बन से अभिक्रिया नहीं करेगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए। तो बच्चों, परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो, नेट आवेश का मतलब है जो परिणामी आवेश है, नेट आवेश का मतलब क्या है कि जो परिणामी आवेश है वो विद्यमान हो, उसे कहते हैं बहुपरमाणुक आयन। परमाणुओं का ऐसा समूह जिस पर नेट आवेश यानी कुल परिणामी आवेश विद्यमान हो उसे कहते हैं बहुपरमाणुक आयन। तो देखें यहां पर उदाहरण के लिए दिया हुआ है N3- और H4+। तो ये क्या है, ये अलग अलग आयन है, लेकिन इनके मिलने से क्या बन रहा है, एक बहुपरमाणुक आयन बन रहा है जिस पर परिणामी आवेश क्या है, विद्यमान है। तो परमाणुओं का समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान हो यानी कुल परिणामी आवेश विद्यमान हो उसे बच्चों हम कहते हैं बहुपरमाणुक आयन। ठीक है, जिसमें 2 या 2 से अधिक आयन वाले क्या हो, परमाणु मौजूद हो, उसे हम कहते हैं बहुपरमाणुक आयन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। में क्या करने हैं, इनके रासायनिक सूत्र लिखने हैं। सबसे पहला है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है, Mg। क्लोराइड का क्या प्रतीक है, Cl। मैग्नीशियम पर आवेश कितना है, 2+, क्लोरीन पर 1-। इनका आपस में गुणा करेंगे तो मैग्नीशियम परमाणु की संख्या कितनी होगी, 1, और क्लोरीन परमाणु की संख्या 2। तो सूत्र क्या बनेगा, MgCl2। दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड। बच्चों कैल्शियम का प्रतीक क्या है, Ca, क्लोराइड का प्रतीक Cl। कैल्शियम पर आवेश कितना है, +2, क्लोरीन पर -1, आपस में क्रॉस में गुणा करेंगे तो कैल्शियम परमाणु की संख्या कितनी होगी, 1, क्लोरीन की 2। तो सूत्र क्या बनेगा, CaCl2। ठीक है बच्चों, अगला तीसरा है कॉपर नाइट्रेट। कॉपर का सूत्र क्या है, Cu। नाइट्रेट का प्रतीक क्या है, NO3। कॉपर पर आवेश कितना है, 2+, NO3 पे 1-, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे,
कॉपर की संख्या 1 और NO3 आयन की जो संख्या है वो कितनी होगी 2। तो सूत्र क्या बनेगा, सूत्र बनेगा CuNO3 और 2। ठीक है बच्चों। अगला है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बच्चों एल्यूमिनियम का प्रतीक Al, क्लोराइड का प्रतीक बच्चों Cl। एल्यूमिनियम पे आवेश प्लस का 3, क्लोरीन पे -1, क्रॉस में गुणा करेंगे। एल्यूमिनियम परमाणु की संख्या 1 और क्लोरीन परमाणु की संख्या 3। सूत्र क्या बनेगा AlCl3। अगला बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का प्रतीक Ca, कार्बोनेट का CO3। कैल्शियम पे आवेश कितना है +2, आपके कार्बोनेट पे -2। ठीक है। अब देखो तो दोनों की सूत्र की संख्या है वो बराबर है, दोनों आवेश क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से संतुलित हो जाएंगे। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, यानी जो परिणामी आवेश है वो कितना हो जाएगा 0। तो कैल्शियम की संख्या कितनी होगी Ca और CO3 की संख्या कितनी होगी 1 होगी। तो सूत्र क्या बनेगा CaCO3। यहां पर हमने 2 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहां पर 2 प्लस का है 2 माइनस का है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे संतुलित। तो जो परिणामी आवेश है वो कितना होगा 0 होगा। तो यहाँ पर कैल्शियम की संख्या भी 1 आएगी और कार्बोनेट की संख्या भी 1 आएगी। तो सूत्र बनेगा CaCO3। आगे बढ़ते हैं। निम्न यौगिकों में विद्यमान तत्वों के आपको नाम देने हैं। सबसे पहले है बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें कौन कौन से तत्व है, कैल्शियम और ऑक्सीजन। फिर है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसका सूत्र क्या है HBr, यानी कि हाइड्रोजन और आपकी ब्रोमीन गैस। फिर बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा, NaHCO3। Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन, C मतलब कार्बन और O मतलब ऑक्सीजन, ये तत्व मौजूद है। फिर पोटेशियम सल्फेट K2SO4, K मतलब पोटेशियम, S मतलब सल्फर और O मतलब ऑक्सीजन तत्व इसके अंदर मौजूद है। ठीक। अगला, निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। आपको क्या करना है, मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है। सबसे पहला है एथाइन, क्या है C2H2। कार्बन के कितने परमाणु हुए 2 और हाइड्रोजन के 2 परमाणु। तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है 12, तो 2 गुणा 12 प्लस हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 इकाई, तो 2 गुणा 1, दोनों का गुणा किया तो 24 + 2 यानी कि 26 ग्राम। ठीक है बच्चों। भाई देखो कार्बन के कितने परमाणु है 2, तो 2 और कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 प्लस हाइड्रोजन के कितने परमाणु हुए 2 और एक परमाणु का द्रव्यमान 1, इसको हल करेंगे 24 + 2 यानी कि 26 ग्राम। अगला बच्चों, अगला है सल्फर अणु। क्या है सल्फर अणु। अब सल्फर अणु का सूत्र क्या है S8, यानी कि 8 गुणा सल्फर के एक परमाणु का द्रव्यमान। तो 8 और सल्फर के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 32 ग्राम, तो 8 गुणा 32, तो S8 का जो कुल द्रव्यमान है कितना होगा 256 ग्राम। भाई क्या है S8 यानी कि 8 गुणा S, तो 8 और S के एक मोल का द्रव्यमान कितना है 32, तो 8 गुणा 32 यानी कि 256 ग्राम। ठीक। अगला बच्चों, अगला है फास्फोरस अणु यानी कि P4। तो क्या होगा 4 गुणा फास्फोरस के एक परमाणु का द्रव्यमान, तो 4 गुणा फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान, तो एक परमाणु का कितना द्रव्यमान है 31, तो 4 गुणा 31, तो 4 का कितना हो जाएगा 124 ग्राम। ठीक है। अगला है बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। हाइड्रोजन का एक परमाणु प्लस क्लोरीन का एक परमाणु, तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 इकाई और क्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान 35.5 ग्राम, दोनों को जोड़ेंगे तो HCl का कुछ जो कुल द्रव्यमान है वो 36.5 ग्राम। अगला नाइट्रिक अम्ल HNO3। हाइड्रोजन का एक परमाणु, नाइट्रोजन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के 3 परमाणु, तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 इकाई, नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 14 ग्राम और ऑक्सीजन के 3 का 3 गुणा 16, कितना हो जाएगा 1 + 14 + 3 गुणा 16, जोड़ेंगे तो 1 + 14 + 48, 48 और 15 कितना हो गया 63 ग्राम। ये हो गया आपके HNO3 का मोलर द्रव्यमान, यानी उसके अंदर कितने परमाणु मौजूद है उन सभी के परमाणु द्रव्यमान को क्या करना है जोड़ देना है, तो आपका यौगिक का कुल जो मोलर द्रव्यमान है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 3 के
अब पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न और अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही नोट्स हेतु आप टेलीग्राम चैनल गोविंद लेक्चर्स को ज्वाइन कर ले। वहां पर आपको सभी प्रकार के नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।